program on AI tools for effective implementation of outcome-based education, jointly organized by OB Cell and Internal Quality Assurance Cell. For the third session of this FTP, we are joined by Dr. Sanjay Bodke, and to welcome him, I request Dr. Radha Raman Shah. We welcome you, sir. Dr. Sanjay Bodke, presently serving as a registrar in Ramdev Baba University, Nagpur, and professor in Department of Electrical Engineering, and has distinguished academic background over 33 years with industry experience. He completed his PhD from VNIT Nagpur and has supervised numerous UG, PG, and PhD students. Dr. Bodke has delivered many guest lectures in various institutes on different topics that include NEP 2020, outcome-based education, accreditation, research methodology, and electric drives. Without much delay, I request Dr. Sanjay Bodke to address the session. Pointer, no? Hello. Okay. Good afternoon to all of you. Yes, sir. Had your lunch? Yes, sir. Are you waiting for me since 2:30? Yes, sir. I'm so sorry. So sorry for that. Actually, due to some emergent conditions, it was not possible for me to come today. But on the insistence of Professor Shah, I could not oppose much. And I realized that the participants must be waiting, and whatever was scheduled should be respected, honored. Anyhow, friends, I am asked to interact with you on outcome-based education. Now, this is not a new topic, new area. I hope all of you are faculty members from different colleges. All of you are the faculty members teaching in different colleges. क्या आप सब लोग फैकल्टी मेंबर्स हैं? वेरी गुड. नागपुर से कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करिए. नहीं, एक दूसरे को पूछने की क्या जरूरत है, हम आप ही के बारे में पूछ रहे हैं. हम उनको क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, नागपुर से बाहर कौन कौन है? और जो जिन लोगों ने दोनों वक्त हाथ नहीं उठाए वो कहाँ के हैं? वो कुछ भी नहीं बोल रहे. भैया शाह सर कहाँ के वो लोग? हाँ, यू आर नॉट फैकल्टी मेंबर्स. कहाँ पे है आप? नागपुर में कि नागपुर के बाहर है?
नागपुर के, तो फिर उस वक्त हाथ उठाना चाहिए था। एनी हाउ फ्रेंड्स, वी आर implementing outcome based education since long, from college to college। कुछ लोगों ने 10 साल पहले ये चालू किया, कुछ लोगों ने 5 साल पहले चालू किया, कुछ लोगों ने रिसेंटली चालू किया, लेकिन सभी के लिए ये इम्प्लीमेंट करना नाउ इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। एंड टू इम्प्लीमेंट इट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटकम। जब हम लोग आउटकम का मतलब समझेंगे, उसके बाद ही आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मतलब समझने वाले हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव, आपके चेहरे पे, कुछ लोगों के चेहरे पे मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज का सेशन होने के बाद आप सबके चेहरे मुस्कुराते हुए दिखे। ओ ऐसा था, ऐसा आपके सबके चेहरे पे मुझे लगना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स, आई एम नॉट हियर टू प्रीच एनीथिंग, या मैं आपको कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ। आप लोग को ऑलरेडी सब कुछ मालूम है, यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। आई एम जस्ट गोइंग टू रिब्रश समथिंग, तो उसको रिफ्रेश हो जाएगा वो, दैट्स इट। और एंड समवेयर इफ यू फील दैट आई हैव एडेड सम वैल्यू टू इट, इट्स माई प्लेजर। इट विल बी इंटरैक्टिव। Outcome based education cannot be implemented without interactive classroom teaching learning। सबसे पहले इंटरैक्टिव यदि नहीं है तो आप लोग आउटकम बेस्ड कंटेंट डिलीवरी क्लास में नहीं कर सकते। तो अपन शुरुआत यहीं से करते हैं। विल इट बी ओके? विल इट बी ओके? यू हैड योर लंच ऑल ऑफ यू? फीलिंग स्लीपी? हाँ, दैट्स राइट। What is outcome? Yeah friends, what is outcome? गलत हुआ तो हुआ, मैं कुछ नहीं बोलता, I am always there। मैं क्लास में भी बच्चों को कभी नहीं डांटता, लेट आए मेरे क्लास में तो भी नहीं डांटता, लेट आए तो क्लास से भगाता भी नहीं हूँ। आप बोलोगे कि ये कैसा टीचर है, ही इज नॉट मेंटेनिंग डिसिप्लिन। भाई मैं उनको क्लास से भगाकर उनका एकेडमिक लॉस क्यों करूँ? ठीक है, in 20-30% some students must have casually done that, but in majority of the cases there must be some genuine reason for the student। लेकिन उनको सजा तो मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ताकि वो अगली बार ना करे। तो क्या करना चाहिए? मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। आई डोंट नो वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग, दैट यू डिसाइड। मैं उन बच्चों को क्लास में आने देता हूँ, आई अलाउ देम टू कम टू माई क्लास, बट आई आस्क देम टू कीप स्टैंडिंग इन द क्लास। खड़े रहो और किताब निकालो और वहीं पे नोट डाउन करो, वहीं पे पढ़ो। एंड देन फिर मैं सारी उनसे, उनके साथ जो भेदभाव नहीं करता, आई ट्रीट दैम इक्वली एज दोज आर सिटिंग दैट। कोई भेदभाव नहीं, इनके तरफ देखकर जैसे डिस्कस करता हूँ, उनके भी तरफ देख कर डिस्कस करता हूँ। फ़र्क क्या रहता है? वो खड़े हैं बेचारे, ये बैठे हुए। और आधा घंटा होने के बाद फिर उनको पूछता हूँ, और खड़े रहना है? नहीं सर। तो फिर अगली बार नहीं करेंगे सर, ठीक है जाओ। And believe me, that has created so positive impact not only in these students but others who are sitting also। हम लोग को बच्चों के नज़र से देखना पड़ता है, हर बार उनको डांटने से काम नहीं होता है, डांटना ही नहीं चाहिए ना। द क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी हेल्दी, हैप्पी, वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्पी एंड इफेक्टिव। इफ इट इज हैप्पी then only outcome based education का वगैरह कोई मतलब निकलता है, otherwise it's meaningless। So coming back to the same point friends, what is the meaning of outcome? कुछ मेरे friends इतने दूर दूर बैठे हुए, वहां से क्या दिखाई देगा उनको? Why don't you come close man? एकदम diagonally, एकदम उस end में बैठने की कोई जरूरत है? That my sister, she is sitting at the end, उस corner में एकदम, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ओके ओके ओके। व्हाट इज आउटकम फ्रेंड्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आउटकम? जल्दी जल्दी, हाँ बहुत कम समय अपने पास। रिजल्ट्स, ओके फाइन। आउटपुट, वेरी गुड। और कुछ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटकम? डिफाइंड आउटपुट, ओके, आउटपुट एंड डिफाइंड आउटपुट। जैसे हमारा ऑटोनॉमी और एम्पावर्ड ऑटोनॉमी, वैसा। एनीथिंग एल्स? एम आई ऑडिबल टू यू? ऐसा ऑडिबल हो तो इसकी जरूरत नहीं है फिर, हाँ
उसकी आदत पड़ चुकी है ना, इसलिए आई हैड विदन, ये पहली बार पहना मैंने, सो आई एम नॉट हैबिचुअल टू दिस. या सो व्हाट इज आउटकम? ऑल ऑफ यू प्लीज, जल्दी. डिफाइंड ऑफ, पार्डन? ओके, वेरी ब्रॉड. ठीक है, लेकिन मे बी. चलो अब ज़्यादा अपन कोशिश नहीं करते, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप मुझे आउटपुट और आउटकम के बीच का डिफरेंस बताइए. आई गिव यू एन एग्जांपल. सी, इमेजिन आई एम अ पेशेंट. आई एम नॉट कीपिंग वेल, आई एम अ पेशेंट. आई हैव गॉन टू द हॉस्पिटल. आई एम गॉन टू द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, सुंदर है. देयर इज़ अ पैनल ऑफ एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स. रिसेप्शन भी बहुत बढ़िया है, रिसेप्शन के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए. एंड वेरी प्लेजेंट, दे हैव वेलकम्ड मी. आइए सर, बैठिए सर, क्या हो गया? उन्होंने ही फॉर्म भर दिया, आप मत भरिए, हम ही भरते हैं. देन आई ऑल्सो हैड ए चांस टू सी, बाप रे काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, लेबॉरेटरीज उनकी है, पैथोलॉजी लैब है, OT सेंटर है, सब कुछ बहुत बढ़िया है. फिर मेरा जब नंबर आया तो डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर भी बहुत अच्छा था, उसने मुझे बिठाया, मेरी बात अच्छे से सुना उसने. तो मुझे उन्होंने सुनने की वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगा. और सुनने के बाद देन ही सेड, ओके सर आपको थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा. बोला यस सर. तो फिर देन आई वाज एडवाइज टू गो टू ए पैथोलॉजिस्ट. वहाँ 2-3 टेस्ट कर लिए, एक्सरे भी निकाल दिया एक रेडियोलॉजिस्ट के पास. फिर मैं वो सब लेके डॉक्टर के पास आया. डॉक्टर ने देखा, वो एक्सरे ऐसा देखा, वो रिपोर्ट ऐसी देखी, और बोले ठीक है सर, कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देयर इज सम इशू, ओके आई विल गिव यू मेडिसिन. उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन लिखकर मुझे दे दिया और मैंने काउंटर के ऊपर पैसे जमा कर दिए. तो पहले ही जमा कर दिए थे, आजकल तो पहले ही ले लेते हैं ना, पहले ही जमा. और मुझे प्रेस्क्रिप्शन दे दिया. आई वेंट टू द फार्मासिस्ट, वहाँ से मेडिसिन खरीदा और खा लिया. अब इस सारी प्रोसेस में व्हाट वाज द इनपुट? What was the input? I was the input. I was the input to the process, right? I was the input, right? Then I was the input to the process. What was the process? Puri process. I was registered. I went to the doctor. Doctor interacted with me, conducted some tests, and gave the prescription. This was the process. Right? There were some more inputs, friends. Other than me, there were some more inputs on me, which happened on me. What were the inputs? Infrastructure, machines, ये भी सारे inputs है. वो नहीं होते तो मेरा वो डायग्नोसिस कैसे होता? वो भी inputs है, बरोबर है ना? और ये पूरे सिस्टम में से जब मैं बाहर निकला तो मेरे पास में क्या था? प्रेस्क्रिप्शन. व्हाट इज दैट? सो नाइस, दैट वाज द आउटपुट. ठीक है, दैट इज द आउटपुट. फिर मैंने खरीद के खा भी लिया. Where is the outcome here? What is the outcome? मैंने कहा बोला मैं हो गया करके. तो मैं वो मेडिसिन खाकर ठीक हुआ कि नहीं हुआ? That is the outcome. Is that clear? Coming to the academic system, what is the input, friends? Student and learned teachers, है ना? Laboratories, facilities, classroom, पूरा infrastructure, library is all input. What is the process? After his admission has taken place, teaching learning हो गया, assessment हो गया, final evaluation हो गया, 4 साल निकल गए, रिजल्ट भी मिल गया. What is the output? Grade cards. What is the output? Grade cards. CGPA, SGPA, इतना ग्रेड मिला, है ना? 8 ग्रेड कार्ड्स जमा हो गए. Where is the outcome? उसको आता क्या है? अब समझ सब गया होगा, वी डोंट डाउट दैट, उसको सब समझता होगा, लेकिन क्या कर सकता है वो? क्या आता है उसको? नॉलेज है उसको. वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए आप सब प्लीज. अभी वो कर क्या सकता है? वॉट एवर नॉलेज ही हैज गेन्ड आउट. ताली बजाने में भी तुम्हारे फ्रेंड सारे कंजूस है. सो आउट ऑफ ऑल द नॉलेज विच ही हैज गेन्ड, what, how, whether he can apply now to get the desired results. That
is outcome, friends. Is that clear? Is that clear? So what is outcome? Outcome is the ability to apply the knowledge acquired during the course of academics. That is outcome. Ability. Outcome is ability to apply successfully. That is outcome. Is it clear? Yeah. तो अब इसको करें कैसे? क्या करना चाहिए? मेडिकल एग्जाम्पल जो दिया मैंने आपका, उसमें आउटकम नहीं रहा तो इजी है. क्या करना चाहिए उसमें? क्या करेंगे? स्विच टू अनदर डॉक्टर. यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ तो स्विच नहीं कर सकते ना. वो ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं आता तो चलो अब मैं फिर से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स करने के लिए कहीं और एडमिशन ले लेता हूँ. ऐसा तो नहीं हो सकता. सो व्हाट शुड वी डू? वी कैन नॉट थिंक ऑफ दैट. इसका मतलब होल प्रोसेस हैज टू बी मेड आउटकम ओरिएंटेड. Whole process has to be made outcome oriented at different levels in every stage, friends. That is called as outcome based education. Is that clear? Huh? Did you understand the difference between output and outcome now? Right? If you want to explain to anybody, tell him the example what I have just now narrated. Okay? That is the difference between output and outcome. Yeah. It is an approach to education in which decisions are driven by the exit learning outcomes that the students display at the end of the program, and it is a closed loop result oriented thinking. It is not results in the form of grade card. It is result oriented thinking that is opposite to the input based education system. आप लोग को मालूम है, आप सब तो यंग दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे. मैं इस प्रोफेशन में 1991 से हूँ, तो हम लोगों ने वो भी समय देखा है. बिफोर 2000 द होल प्रोसेस यूज टू बी इनपुट आउटपुट बेस्ड. हम लोग का एनबीए तो 2004-3-4 के बाद चालू हुआ. उसके पहले तो एनबीए था ही नहीं कभी. उस वक्त सारी प्रोसेस, इवन आफ्टर एनबीए स्टार्टेड, आई थिंक अप टू 2010 2010 तक भी द एनबीए प्रोसेस वाज जस्ट इनपुट आउटपुट बेस्ड. बड़ा सिंपल था. ओबी का नामो निशान नहीं था. क्या था? These are the minimum requirements which an educational institute should fulfill. वो पहले से AICTE दे दिया करता था, यहाँ पर आके वेरीफाई होता था. वो सारे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आप यदि सक्सेसफुली मीट करते हैं तो यू आर एक्रेडिटेड. दैट वाज इनपुट बेस्ड. नॉट ओनली दैट, एक्रेडिटेशन हम लोग की सबकी थिंकिंग भी वही थी. बच्चों को ये देना चाहिए, बच्चों को वो मिलना चाहिए, बच्चों, और हम लोग मालूम ऐसे समझ लेते थे कि ये सब देने से वो अपने आप आउटकम ओरिएंटेड बन जाएंगे, अपने आप उनमें एबिलिटीज आ जाएगी. दिस वॉज द थॉट एट दैट टाइम, बट लेटर ऑन इट चेंज्ड. So outcome based education has all these 4 things, friends: outcome, assessment, improvement and re-examine. We'll discuss this again, don't worry. In outcome based education हम लोग का नॉर्मल सिस्टम कैसा रहता है? इनपुट आउटपुट बेस्ड सिस्टम कैसा था? डिजाइन द करिकुलम, गिव इट टू द टीचर्स फॉर टीचिंग, टीचिंग टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम, और रिजल्ट आ गया. रिजल्ट आ गया और रिजल्ट लेके जा अपने घर, तेरा जो होगा तू देखते बैठ, हमारा कोई लेना देना नहीं. इज इट नॉट? बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल वो पास हुआ है कि फेल हुआ है. दिस इज द ओनली इंडस्ट्री वेयर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. इज इट? हम एक आसान हो जाता है ना वो बोलने, वो लड़का ही ऐसा था, वो बैच ही ऐसी थी. कितना आसान बोलते हम लोग, सर वो बैच ही ऐसी है, खराब बैच है वो. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट. पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब वैसा नहीं है. व्हाट इज मेंशन्ड हियर? Hello. Okay. Oh, it's okay. So here, you don't decide the process initially, और जैसा प्रोडक्ट आएगा वो अपने को छोड़ो, अपने को कोई लेने देना नहीं है, ऐसा नहीं है. In outcome based education, the product जो निकलेगा, that decides the process of your next year, next cycle. इस साल का प्रोडक्ट कैसा था, उसके हिसाब से वी हैव टू मेक द नेसेसरी चेंजेस नेक्स्ट ईयर. इतना ही नहीं,
इन द ड्यू कोर्स ऑफ योर सेमेस्टर ऑल्सो, एक सेमेस्टर की क्लासेस आपकी चालू है ना, ठीक है, 3 महीने क्लासेस है, इन दैट ऑल्सो मिड सेशन हो गया, मिड टर्म एग्जाम हो गई, तो उसका एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द मिड सेशन विल टेल यू व्हाट चेंजेस यू शुड मेक in the remaining half of the semester. That is outcome based education. Means the quality of product decides the improvement and the next process. That is outcome based education. ये आपको मैं और अच्छे से बताता हूँ. इन आउटकम बेस्ड आप लोग ने एनबीए वगैरह सब सुना है, तो आपने विजन, मिशन, पीओ, पीएसओ ये सब मालूम होगा आपको, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही छोटा सा. उसमें क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन, विजन, मिशन, पीएसओज, सीओज, करिकुलम, है ना, एंड देन असेसमेंट ऑफ ऑल दो दैट कम्स इन डिज़ाइन, और डिज़ाइन करके रख लो. उसके बाद एग्जीक्यूशन मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, असेसमेंट प्रोसेस, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ठीक है, असेसमेंट उसमें आ गया. और असेसमेंट मतलब यहाँ असेसमेंट मतलब कोर्स आउटकम असेसमेंट, पीओ असेसमेंट. और आपने सुना सीओ पीओ अटेनमेंट, हाँ, उसका कैलकुलेशंस करो, फाइल में रखो, हो गया आउटकम बेस्ड एजुकेशन हमारा. दिस इज व्हाट पीपल फील. असं आहे की नाही? मराठी किती लोकांना येते? हात वर करा. ज्यांचा छोटासा हाथ है छोटा हाथ वर करा, मोटा हाथ है तो मोटा हाथ वर करा. शाबाश, सबको आती है. आपको नहीं आती? समझती भी नहीं? लिटिल बिट. अरे फिर हिंदी में बोलना पड़ेगा. ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, नो इश्यूज. सो दिस इज व्हाट वी फील ना. आउटकम बेस्ड एजुकेशन मतलब क्या है कि वो हम लोग को वी गेट द रेडीमेड कोर्स करिकुलम, सीओ पीओ मालूम है, बच्चों को बता देते पहले लेक्चर में, दीज आर द कोर्स आउटकम्स. बच्चे भी देखते रहते क्या है, व्हाट इज दिस, ऑल दिस, और उसके बाद पढ़ा देते. फिर एट द एंड वो हम लोग कैलकुलेशंस करते बैठते और हमारी कोर्स फाइल में डाल देते रिजल्ट्स. अटेंड CO1 अटेंड, CO2 अटेंड, CO3 अटेंड, अटेंड अटेंड. ओके, आई एम हैप्पी. ऐसा नहीं है. दिस इज ओनली 50% ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन. व्हाट इज रिमेनिंग 50% ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन? ये है, आइडेंटिफाई द गैप एंड टेक करेक्टिव एक्शन फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. तब जाके दैट लूप ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन गेट्स कंप्लीट. यू विल सी दिस, डोंट वरी. एम आई, इज इट ओके फ्रेंड्स? आप लोग को बोर हो रहा है? हाँ, हो रहा भी होगा तो आप ना थोड़ी हाँ थोड़ी बोलने वाले. इज इट ओके? थक गए आप लोग? नहीं ना? नींद आ रही है? चल, ओके, लेट्स गो अहेड. डिजाइन. द फर्स्ट स्टेप वाज डिजाइन. लेट्स सी व्हाट इज डिजाइन. लेट्स सी व्हाट इज डिजाइन. क्या है? दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डिजाइन, ब्रॉड स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज when you want to implement outcomes based education. यदि suppose आपका नया इंस्टीट्यूट या नया डिपार्टमेंट and you want to implement outcome based education, how will you go ahead? पहले you will design the vision, mission, POs, PSOs, statement. ये डिजाइन कैसे डिजाइन करना है हम देखेंगे. नेक्स्ट इज, ये आपका सारा बराबर है कि नहीं, whether your design statements are correct or not and whether they are in line with each other or not, you have to map them appropriately. ठीक है. Third one, design the outcome based curriculum. Normal curriculum, outcome based curriculum. Next step, design the outcome based content delivery methods. इसको हम पढ़ाएंगे कैसे? By what methods we should teach the course so that the desired outcomes will be attained. That is next step. And last one is outcome based assessment design. बच्चों का परफॉर्मेंस असेसमेंट कैसे करना चाहिए, दैट इज द थर्ड स्टेप. ये सारी, और इसके बाद ये दिस ओनली कम्स इन डिजाइन पोर्शन. ये आपको पहले करना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है. एक बार आपने एक सब्जेक्ट के लिए कर लिया, इट्स ओके, ठीक है. नेक्स्ट देन, नाउ लेट्स सी ईच वन ऑफ देम वन बाय वन फ्रेंड्स. हाँ, ये देखिए क्या लिखा है. For successful implementation of OBE, its proper understanding by stakeholders means prominently, there are many stakeholders, prominently teachers and students. उनको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके साथ एक शेयर करूँगा
मैंने ऐसे काफ़ी टीचर्स को देखा है who have completed successfully the NPTEL lectures on outcome based education, the course certificates भी दिखाते हैं वो, हमारा आता कुछ भी नहीं है. आप उनके साथ बैठो, they are not at all confident to answer any question on outcome based education. क्लास में जाओ, उनका वो ऐसी रूटीन चल रहा है. No, it is not like that. Outcome based education is very interesting. Properly समझना बहुत ज़रूरी है. Teachers can understand through such FDPs, through interaction or by their own learning, and students have to understand what is the outcome based education process through which they will be taken into from the teachers. आपका जो पहला लेक्चर होगा हर सब्जेक्ट का, पहला या एक दो लेक्चर्स, टीचर्स ने ये बच्चों को समझाना चाहिए कि हाउ दे विल बी डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट एंड द स्टूडेंट्स, so that the outcome based education is implemented in the class. Let's go ahead now, friends. What was the first step in the design? The first step was design of vision, mission, POs, PSOs, statements. Fast हम लोग इसको लेते हैं. Let's go ahead. Vision. Then comes mission. Then comes PEOs. Then you have to design program specific outcomes. प्रोग्राम आउटकम्स तो NBA ही देता है आपको रेडीमेड, पहले नहीं दिया करता था. फर्स्ट वी यूज टू टेक द ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम व्हाट इज दैट वॉशिंगटन अकॉर्ड, एंड बेस्ड ऑन देम वी यूज टू डिजाइन द प्रोग्राम आउटकम्स. नाउ NBA हैज गिवन रेडी प्रोग्राम आउटकम्स, जिसमें से हाउ मेनी प्रोग्राम आउटकम्स NBA हैज गिवन, एनीबडी? 12, जिसमें से ओनली 5 आर योर कोर ब्रांच स्पेसिफिक, रेस्ट 7 आर interdisciplinary, other aspects, other attributes which a graduate should have. Then comes course outcomes of different subjects. So friends, this design goes in which process, in which way? It goes from top to bottom. सबसे पहले vision, mission, PO तो वहीं से मिल गए, PSOs, और उसके बाद courses, course outcomes, उसके बाद फिर curriculum design. Let's see now. What is vision? विजन इज ए वेरी फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट. वो डिज़ाइन करना यदि इंस्टीट्यूट है तो विजन स्टेटमेंट डिज़ाइन करना हमारा काम नहीं है. वो करते हम ही हैं, बात अलग है, लेकिन वो हमारा काम नहीं है. विजन इज अ विजन ऑफ द मैनेजमेंट. द टॉप पर्सन इज द ओनर्स और द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट डिसाइड्स द विजन. मीन्स वेयर दे वुड लाइक टू टेक द इंस्टीट्यूट आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वो क्या सोचते हैं कि भाई उनका इंस्टीट्यूट आने वाले 20 साल के बाद या 10 साल के बाद कहाँ रहना चाहिए, क्या विजन है उनका. और उनका विजन बहुत ही ब्रॉड रहता है. वो बोलते हैं हमारा कॉलेज दुनिया का नंबर 1 होना चाहिए, बस हो गया, इतना बोल के चले जाते हैं. अब वो नंबर 1 कैसे होगा? इतना बोल के चले गए, वो नंबर 1 कैसे होगा? दैट इज द विजन. इतना ब्रॉड नहीं रहता है. देयर आर, यू ऑल्सो मस्ट बी हैविंग विजन स्टेटमेंट्स. या टू इमर्ज एज ए लर्निंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन नेशनल इथोस इन डोमेन्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. सुंदर विजन है ये, बट वेरी ब्रॉड. और विजन हमेशा ब्रॉड ही रहता है. ऐसा कोई नहीं है जो बोलेगा कि नहीं नहीं क्या विजन है, ऐसा क्यों करने का ये, ऐसा कोई बोलेगा? नोबडी विल से. लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि करे कैसे? To achieve this vision, to accomplish this vision, what should be done? थोड़ा सा उसको specify करने का. That is called as mission statements. So what are the mission? How this vision will be accomplished? Mission statements are to strive for rearing standard and stature of the students by practicing high standards of professional ethics, transparency and accountability. मुझे इतना समझा है कि उनमें professional ethics, transparency, accountability डालना है. First. Second, to provide facilities and services to meet the challenges of industry and society. इससे समझ में आ रहा है that you have to interact with industry and society to get their requirements and accordingly design your system. Very good. Third, to facilitate socially responsive research, innovation and entrepreneurship. ये समझ में आ रहा है that you want to instill in students the sense of entrepreneurship, innovation, which will meet the society needs. यही है, बढ़िया, ये उनको देना है. फोर्थ क्या है? to ascertain holistic development of the students and staff members. Oh nice, staff members.
by inculcating knowledge and profession as work practices. Holistic development means हम लोग बच्चों को सिर्फ क्लास में ही नहीं पढ़ाएंगे, holistic development होना चाहिए, which NEP also says now. Holistic development means they should be able to nurture their own likings also. कुछ बच्चों को शायद डांस में इंटरेस्ट होगा, कुछ बच्चों को ड्रामा में इंटरेस्ट होगा. Some students must be interested in literary activities, some students must be interested in some art or some other activities. Let them do that also. Give them credits for that work. दो उनको credits. लीडरशिप क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, ये स्पोर्ट्स एबिलिटी, ये सब डेवलप होने दो बच्चों में, सो दैट दे विल बी एबल टू बिकम ए गुड सिटीजन एंड ए कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल. हम लोग को बच्चों को सिर्फ, इसमें कोई प्रोफेशनल वर्ड नहीं दिखा मुझे, बट द मीनिंग इज सेम. वी डोंट वांट टू मेक द स्टूडेंट्स ओनली इंजीनियर्स, वी वांट टू मेक देम प्रोफेशनल्स. ओके, सो दिस, तो ये सब करने के बाद we shall be able to accomplish this vision. This is called as mission. What I have written here, vision is a futuristic statement. It tells about what the institute or the department wants to achieve over a long period of time. It's a picture of future of the institute. Mission is, it is the means to achieve this vision. ये vision कैसे achieve करना है? Those statements to some specification they are designed, they are called as mission statements. Normally vision is a single statement as given here, whereas mission statements there are in the form of bullets. 3-4 points ऐसे होते हैं. Minimum there should be 3, they have given 4, no issues. ठीक है? Next one is program educational objectives. Now here friends, there is a conflict of opinion, but now the conflict has gone. When we say objectives, तो लोगों को लगता था कि objectives मतलब प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले जो होना चाहिए, that is objective. वो थोड़ा सा confusing है, लेकिन जो मैंने लिखा है that is 100% correct. Why you are starting the program? Course objective. What will be the meaning of course objective? Why you are running that course? What is the purpose of running the course? Purpose of running the course. तो हम लोग कैसे लिखते हैं? क्या लिखते हैं उसमें? The purpose of running this course is to provide the students so and so information about so and so thing, so and so thing, so and so thing. मतलब हमारा सोचने का तरीका कैसा है? हम शुरू में उनको क्या देना चाहते हैं? Through this course, that is our objective. उसी तरह से प्रोग्राम का भी सोचते होंगे. Why we are running this program? Suppose anybody is here from CSE branch. Why you are running BTech CSE? ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि सर उसकी बहुत डिमांड है इसलिए रन कर रहे. Though that is the truth. Keeping the truth aside. ये नहीं बोलेंगे ना कि भाई the program educational objectives of CSE is that this is a upcoming branch and today the student should know about it. तो उसमें हम लोग ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले, ऐसा नहीं है. What is the purpose? What is the objective? कि यदि बच्चे ये कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के 4-5 साल के बाद आप क्या देखते हो? सपोज आपका ही बच्चा है. If my daughter, suppose if I admit her here in this college, so I will have some dream, no? की यहाँ इथनं बीटेक झाल्यानंतर कमीत कमी 4-5 वर्षात तर पोरगी अशी होऊन जाईल. Is it not? That is the objective. That is the program objective. So what is written here? Program educational objective are the broad statements that describe the expected career and professional accomplishment in 4 to 5 years after graduation. When you rewrite the statements of this program educational objective statements, they sound like outcomes only, that he will be able to. But that ability is 4 to 5 years after graduation. तुरंत नहीं. 4 to 5 years after graduation. Minimum 3 years after graduation. तो जो abilities उस वक्त उसमें डेवलप होनी चाहिए, आज आप इसके बारे में ड्रीम कर रहे हो, that is the program educational objective, right?
Is that okay, friends? Next one is then program outcomes. I did not mention about program outcomes here because they are provided by NBA directly. जिसमें से 5 you have to orient towards your branch or the core discipline, and remaining 7 are the other attributes. Program specific outcomes we have to design. कौन बताएगा what is the different meaning of program specific outcome? That we have to design, right? Anybody? Program specific outcome. You know what is the meaning of program outcome, friends? Program outcome is the ability immediately after graduation. 4 साल खत्म हो गए, ये डिग्री लो, अब इस वक्त तुमको क्या क्या एबिलिटीज डेवलप हुई है तुम में, दैट इज प्रोग्राम आउटकम. और उसके 4 साल के बाद जो डेवलप हो जाएगा, दैट इज प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो व्हाट इज प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम? व्हाट इज प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम? That is not given by NBA, that we have to design. एफिलिएटेड कॉलेजेस से कोई है यहाँ पर? कितने लोग हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस से? ऑटोनोमस कॉलेजेस से कितने लोग हैं? ओके, बहुत है. बाकी सब एफिलिएटेड कॉलेजेस से? ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम. तो लेकिन माई क्वेश्चन दिस क्वेश्चन वॉज बिकॉज बोथ एफिलिएटेड एंड ऑटोनोमस कॉलेज पीपल हैव टू डिजाइन PSOs, दोनों को ही डिजाइन करना पड़ता है. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन. ये दोनों के लिए है. व्हाट इज द डिफरेंस? चलो मैं बता देता हूँ आपको. मैडम, आप कौन से कॉलेज से हैं? प्लीज बैठिए. कौन से कॉलेज से हैं? वेरी नाइस. यू नहीं जाने तो दूसरा कॉलेज कोई? हाँ सर, तुम्ही कुठल्या कॉलेज? हाँ, BD कॉलेज. वेरी नाइस. यू अफिलिएटेड टू RT एवेन्यू, है ना? चलो, नहीं, आप तो इसी को, दिस कॉलेज इज ऑटोनोमस. नो, एनी अदर एफिलिएटेड कॉलेज? आप कौन से कॉलेज से? अग्निहोत्री. सो नाइस. एफिलिएटेड टू नागपुर यूनिवर्सिटी. वेरी गुड, नाइस एग्जाम्पल. सर, आप लोग का करिकुलम कौन बना कर देता है? RT एवेन्यू. आपका कोई रोल नहीं है उसमें. आपके प्रोग्राम आउटकम्स कौन बना कर देता है? NBA बना कर देता है ना? फिर भी आप लोग को लगता है, थोड़ा सा दिल में लगता होगा ना कि बच्चों ने मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए. आपको लगता होगा मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए. इनके बारे में नहीं लगता होगा, लेकिन मेरे कॉलेज में लेना चाहिए. इज इट नॉट? क्यों लेना चाहिए भाई? यू आर गोइंग टू टीच द सेम करिकुलम, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू टीच द सेम करिकुलम, एंड दोनों के क्वेश्चन पे आंसर पेपर्स तो एक ही जगह चेक होने वाले हैं. दोनों के क्वेश्चन पेपर्स तो एक ही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है दोनों जगह. तो बच्चा यहां पढ़े, बच्चे को क्या फर्क पड़ता है? Why should they come to you and why should they not come to you, or why should they come to you, why should they not come to you? That interest is hidden in program specific outcome. That is the difference between you two. So program specific outcome should be based on what? Should it not be based on your strength? आपके इंस्टीट्यूट के, आपके डिपार्टमेंट के क्या स्ट्रेंथ्स है, उसके ऊपर आपके PSOs बेस्ड होने चाहिए. इट विल बी योर USP. आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स, आपके डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स की स्ट्रेंथ्स क्या है, जो ये लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप प्रोवाइड कर सकते हो. गेटिंग मी? उसके ऊपर आपके PSOs बेस्ड रहेंगे. हो सकता है आपके कॉलेज में कुछ फैकल्टी मेंबर्स को रिसर्च ग्रांट मिली है, कोई एक स्पेसिफिक एरिया में रिसर्च चल रहा है या कुछ और चल रहा है. फाइन, नहीं ज़्यादा समय के लिए तो कम से कम 2-3 साल के लिए तो बच्चों को उस डायरेक्शन में आप दे सकते हो कुछ. देन यू रिवाइज द प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स. गेटिंग मी? हो सकता है किसी ने PLC लेबोरेटरी बनाई है, हो सकता है कुछ लोगों ने AI लेबोरेटरी बनाई है. इन ऑल ऑफ यू फ्रॉम विच ब्रांचेस, फ्रेंड्स? ऑल इलेक्ट्रिकल? different. Now AI is no more a computer science only, a domain only. It is for everybody, है ना? वो लगता है कंप्यूटर साइंस वालों को कि हमारा ये करके, ऐसा नहीं है, सबका है वो. सो हो सकता है किसी ने, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, तो हो सकता है कि AI एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोल के हमने एक लैब ही एस्टेब्लिश कर ली. दैट इज माई स्ट्रेंथ. सो माई एटलीस्ट वन प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम विल बी बेस्ड ऑन दिस.
Getting me? Which the other college cannot do. That is the meaning of program specific outcome. So what is program specific outcome? What it is based on? It is based on the strengths of the department, institute and the faculty of that department. अपनी strengths पहचानिए, उसके हिसाब से आप program specific outcomes design कीजिए. ठीक है? Good. Let's go ahead. So program outcomes are given by NBA. Course outcomes are the statements that describe what students should know and will be able to do at the end of the course. Fine. These are the different stakeholders which we all know. I will not spend time in discussing so much. Students are the primary stakeholders, faculty, you all know, parents, उनको बच्चों की भलाई दिखाई देती है. Alumni is very important stakeholder. They tell you about the relevance of what you are teaching today, what you should teach and what you should not teach. Alumni and the industries, professional society is there, and the management of course. Management desire that your program should be successful. और यदि program successful तो institute successful तो college का financial status successful, everything successful. So that is, they are the stakeholders. Let's go ahead now. Friends, was this much okay? This was just a background. अब हम लोग exactly करें कैसे वो देखेंगे. Is that okay? Is that okay? Good afternoon to all of you. Very nice. What is the process of defining the vision and mission? It's very simple process. यदि आप, you all are from departments, suppose your institute vision and mission is ready. So that institute vision mission and the inputs from all the stakeholders together will contribute to the development of the vision and mission of the department. Vision and mission of the department should be in line with the institute vision mission. ऐसा नहीं वो हमारे चेयरमैन को लगता है कौन सुनता है उनका, हमारा ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा. It should not be like that. After vision mission, then comes the PEOs, program educational objectives. So this is the process flow. First comes the institute vision mission, then the department vision mission. Just now we have discussed, and then there is a committee which is called as Program Assessment and Quality Improvement Committee. Every department has to make it. आपके वहाँ भी होगी. It is a requirement of NBA. That committee, that committee is there, and there is an individual who is designated as NBA coordinator of the department. That individual is supposed to collect views on the PEOs from different people. Students, faculty, not selected only, peer academicians, industry, alumni, collects views. And those views should be well documented. Its best way is to document them, to communicate in the form of email. तो आपने कब email भेजा, कब आपको reply आया, सारा record रहता है. NBA team believes in such records only. Then after the views are collected, summarize those views. That work is done by this committee which is called as Program Assessment and Quality Improvement Committee. Board of Studies, if it's a autonomous college, the Board of Studies, they will accept it, and then finally it comes into implementation. If it's not an autonomous college, then you can have another committee in the department, say departmental advisory board, you can say. All affiliated colleges can have a separate department advisory board in the department, and that board may have some experts from outside. That board can deliberate and finally approve the program educational objectives. Designing of the PSOs, again this POs are obtained from NBA. For PSOs, a separate committee can be made, or the same committee can also be made. Inputs are taken from various stakeholders. हम लोगों ने क्या किया था? In our department, we made a team. That team proposed some statements of these POs, PSOs, and then those statements were sent to so many stakeholders by email. Okay, this is what is proposed. So based on your expertise, you are requested to kindly give your opinion what should be the case. So accordingly, we have made a good document also of the communication.
और हमारे फिर PSO वो भी अच्छे स्टेटमेंट्स बन गए। Effective dissemination of vision, mission, POs, PSOs is very important. Then comes, now this was the first step friends, ये आपका पहला हो गया, ये आपका पहला हो गया vision, mission, POs, PSOs, POs and PSOs also. Now comes outcome based curriculum design, the third one. आउटकम बेस्ड करिकुलम डिज़ाइन, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सिलेबस बनाते हैं या पहले कोर्स आउटकम बनाते हैं, क्या करते हैं हम लोग? सपोज योर प्रोग्राम आउटकम्स एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स आर रेडी एंड नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द करिकुलम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिकुलम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिकुलम? सेट ऑफ कोर्सेस. सेट ऑफ कोर्सेस. 8 सेमेस्टर्स में क्या क्या पढ़ाना है बच्चों को इन लैब, classroom, activities, that set of courses is called as curriculum. ठीक है, तो पहले क्या बनाना चाहिए हम लोगों ने? सिलेबस बनाना चाहिए, कोर्सेज डिज़ाइन, कोर्सेज बनाने चाहिए या कोर्स आउटकम्स बनाने चाहिए? क्या बनाना चाहिए हमें? पहले क्या आना चाहिए? पहले क्या आना चाहिए? हाँ, आउटकम्स आनी चाहिए, लेकिन आउटकम्स के भी पहले you need to decide the curriculum components. I'll show you one minute. Can you see the curriculum components friends? Which are the components? Humanities, social science, basic sciences, engineering sciences, professional core. It gives you a clear guideline. These curriculum components you will obtain from NEP also या AICT guidelines में भी मिलेगा. Your 8 semester curriculum should have these curricular components और हर कंपोनेंट में का कितना परसेंटेज होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. सो दिस गिव्स यू ए गाइडलाइन दैट मोटा मोटी आपका करिकुलम कैसे होना चाहिए. बेसिक साइंसेस के कोर्सेज कितने होने चाहिए, या कोर कोर्सेज कितने होने चाहिए, एक्टिविटीज़ कितनी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स के ऊपर का वेटेज कितना होना चाहिए. दिस आइडिया वी गेट फ्रॉम दिस करिकुलम कंपोनेंट. अब एक बार ये मिल गया तो उसके बाद for example if you take a professional core professional core is around 50 to 55% of the total curriculum. उसके बाद क्या करेंगे? प्रोफेशनल कोर में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द कोर्सेस. yes or no? कि 50-55% what are the total number of credits of UG program? 160 है ना, 160 है ना, तो 160 का करीब 50% हमने कहा, तो कितना क्रेडिट्स का होना चाहिए प्रोफेशनल कोर? 80 क्रेडिट्स. तो 80 क्रेडिट्स आपको आपके ब्रांच के पढ़ाने हैं इन 8 सेमेस्टर्स. 80-90 क्रेडिट्स. कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहिए ये रहेगा ना. द थॉट प्रोसेस विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई विच कोर्सेज यू शुड टीच. उसमें से कुछ बेसिक कोर्सेज रहेंगे which will be prerequisites to the modern courses, and some courses will be the courses which are relevant in today's circumstances. तो ये courses identify कैसे करेंगे आप? How will you identify these courses? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने क्या क्या डिज़ाइन किया? You have designed vision, you have designed mission, and you have designed POs also, PSOs also. अभी आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए, उसको करना कैसे है. दैट्स व्हाट वी आर मूविंग अहेड. एंड NEP एंड AICT ने हमको ये भी बता दिया कि आपका होल करिकुलम शुड हैव दीज करिकुलम कंपोनेंट्स ऑफ दीज गिवन वेटेजेस. चलो एक एक सिलेक्ट करते हैं. यू फॉर्म स्मॉल टीम्स ऑफ 2 पर्सन्स. ह्यूमैनिटीज़ के लिए 2 लोग की टीम, इसके लिए 2 लोग की टीम, उसके लिए 2 लोग की टीम. लेट्स कम टू प्रोफेशनल कोर. फॉर एग्जाम्पल 3 लोग की टीम बनाई है and they are given a task to identify which courses should be taught from 1st semester to 8th semester so as to make the student competent in today's world. ऐसा नहीं कि जैसे मैं सीनियर आदमी हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते हैं. वो सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट.
क्यों? क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि मुझे आते हैं। उसकी आज जरूरत है कि नहीं हो दूसरी बात है, बिकॉज आई नो दैट। एंड हु इज गोइंग टू लर्न न्यू सब्जेक्ट? कौन नया सब्जेक्ट पढ़ना चाहेगा? जो आता है वो पढ़ा दो, ऐसा नहीं चलेगा। सो क्या करना चाहिए बताओ ना? हाउ शुड यू आइडेंटिफाई द कोर्सेस फॉर एनी कॉम्पोनेंट? कैसे? हाँ सर, वेरी नाइस। चलो सर के लिए ताली बजाओ सब लोग जल्दी। बिनती कंजूसी नहीं की जाती, मैं बजाऊं क्या? वेरी गुड, वेरी नाइस। नहीं कर सकते हम लोग अकेले बैठ के, नहीं कर सकते। वी हैव सो मच नॉलेज। मालूम है, हमने भी बीटेक एमटेक किया है ना, हमको भी मालूम है कौन से कोर्सेस होना चाहिए, लेकिन हमने उस वक्त किया था। आपने भी 5-6 साल पहले किया होगा ना? जो यंगेस्ट जो यहाँ पर है, कितने साल पहले आपने बीटेक एमटेक किया? एमटेक 2-3 साल पहले तो किया ही होगा ना, तो पुराना हो गया। पुराना हो गया हो, आप भी पुराने हो गए अभी। इसका मतलब क्या है? यू विल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट द stakeholders who are in industry right now, interact with them, ask them कि सर ये नया this is the program which we have started, it's an emerging technology। वो बोलेगा बहुत बढ़िया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, सो नाइस। कोई एलुमनाई आपका रहा तो बोलेगा सर हमारे वक्त नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं, डोंट फील प्राउड, ओनली सिट सिट सिट। हमने सिर्फ प्रोग्राम का नाम डिजाइन किया है, अब तुम हमको बताओ, because you have spent around 10 years in industry, you tell that in today's circumstances, हम इंडस्ट्री में नहीं है, तुम हो, तुम बताओ कि क्या क्या कोर्सेज रहना चाहिए इसमें। इसकी वजह से if we start teaching those courses from now, 5 साल के बाद हमारे बच्चे will be acceptable to you, is it not? हाँ, तो involve him। ऐसे आपको आज की तारीख की जो relevant courses है, you will get the some sort out them, उसमें से कुछ आइडेंटिफाई करो। फिर वो कोर्सेज समझने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स लगते हैं? दे आर योर बेसिक सब्जेक्ट, फंडामेंटल्स तो देना ही पड़ेगा ना। नाउ यदि नाउ आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो शुरू में मैं नहीं बोलूंगा कि मशीन होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि मुझे आता है। आज की तारीख में मशीन का नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू व्हाट एक्सटेंट? Are people required to design electrical machines? So that मैं इसको एक शॉनी का किताब लेके मैथमेटिकल डिजाइन पढ़ाते बैठूं और पूरा एक सब्जेक्ट बेस्ड कर दूं? Should I do that? No. Where are machines used then? Everywhere machines are used. All generators, motors, transformers are machines. तो उसको रिमूव भी नहीं कर सकते, लेकिन कितना पढ़ाऊं? एक जमाने में मशीन्स 1, मशीन्स 2, मशीन्स 3 3 हुआ करते थे, हमने पढ़े हैं। Is it relevant today? नो, इट इज नॉट रिलेवेंट। तो कितना पढ़ाना चाहिए? आज की तारीख में जो जरूरत पड़ती है लोगों को इन एवरी इंडस्ट्री, टू व्हाट एक्सटेंट दे आर रिक्वायर्ड टू यूज द मशीन एंड व्हाट इज देयर, व्हाट द स्टूडेंट शुड नो अबाउट मशीन। आई विल गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई एलुमनाई, फ्रॉम इंडस्ट्री पीपल, अकॉर्डिंगली फ्रेम द करिकुलम। अब उसमें से एक बेसिक सब्जेक्ट मैं रख सकता हूँ कि भाई फंडामेंटल्स तो आने चाहिए ना, तो 1 इलेक्ट्रिकल मशीन में सारे बेसिक्स आ गए। Is that clear, friends? Is that clear? This is how the curriculum should be designed. तो अभी तक हमने करिकुलम डिजाइन नहीं किया। किया क्या? नहीं किया। हमने क्या किया था? We have identified the curriculum components, और हर component में what should be the courses, इतना ही किया, कोर्स के नाम सिर्फ। अब वो कोर्सेस को आप अलाइन कर लो इन द फॉर्म ऑफ द प्री रिक्विजिट। पहला कौन सा पढ़ाना चाहिए, दूसरा कौन सा पढ़ाना चाहिए, तीसरा कौन सा, उसके बाद कौन सा पढ़ाना चाहिए, उसके बाद कौन सा पढ़ाना चाहिए, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट दैम इन डिफरेंट सेमेस्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। जो हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल वाला कोर्स है या बहुत ही हाई लेवल का कोर्स है, लेट इट गो इनटू द 7th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर, फ्रेंड्स? So now in every semester what we have done, for every semester we have just identified the names of courses, और कुछ किया क्या? नहीं किया। अब क्या करना चाहिए? अरे हमारे पास लिस्ट आ गई है। सेमेस्टर 3 these are the 5 courses, semester 4 these are the 6 courses, semester 6 5 courses, semester 7 3 courses, semester 8 2 courses। ऐसी करेंगे ना?
इतना, और ये कोर्सेज के नाम आ गए। अब आगे क्या करना चाहिए? आगे क्या करना चाहिए? सिलेबस डिजाइन करना है, तो सिलेबस डायरेक्टली डिजाइन करेंगे क्या? वो लोग वैसे ही करते हैं, नहीं करना चाहिए। नाउ सपोज इफ एनी सेमेस्टर यू टेक, फ्रेंड्स, if suppose you take any semester and in that semester consider any course, first you should design the tentative statements for course outcomes of that. ये कोर्स मैं क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, क्यों लिस्ट में इसका नाम है? जब आप ये पूछेंगे अपने आप से कि क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, क्यों बच्चों ने पढ़ना चाहिए कोर्स, तो अपने आप जवाब आ जाएगा। अरे क्या एक दूसरे को ही पूछे ना, क्यों पढ़ाना है कोर्स यार, निकाल के फेंक दो, तो आप बोलोगे अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो पढ़ने के बाद ऐसा ऐसा होगा ना। दैट इज आउटकम, दैट इज व्हाट योर एक्सपेक्टेशन इज, कि बच्चे को ये जमेगा ये करने के बाद। गेटिंग मी? If you go into the details and more brainstorming if you do, you shall be able to write at least 5 to 6 statements, tentative statements. ये आना चाहिए, ये आएगा उसको, नहीं तो ये नहीं, सब्जेक्ट नहीं रखा तो ये कैसा आएगा? They are the course. Write down those course outcomes, and after writing those course outcomes, बच्चे को वो आने के लिए आपने क्या पढ़ाना चाहिए? That is your syllabus. That is your. हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं? पहले सिलेबस बनाते हैं, हम लोग 5 या 6 पैराग्राफ्स बनाते हैं, उनको नाम दे देते हैं मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 या यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और फिर लेके बैठते हैं कि यूनिट 1 के ऊपर क्या कोर्स आउटकम होना चाहिए, पढ़ो इसको, ये सिलेबस क्या है, ये कोर्स आउटकम होना चाहिए। उल्टा करते हैं हम लोग। दैट इज नॉट द रियल स्पिरिट ऑफ आउटकम डिजाइन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? So, to design this, this is my own work. So, an administrative process we have. When I was HOD, I designed this process at that time. So, I could not get much time, so I brought that only. HOD appoints team of faculty members for curriculum design or review, and curriculum was designed then based on the inputs from external stakeholders, inputs from internal stakeholders, AICT guidelines and the POs, PSOs, POs which we had designed. इस तरह से हमने एक टेंटेटिव करिकुलम डिजाइन किया था। उसके बाद this curriculum was discussed and its draft was finalized in the meeting of PAKI. Full form of PAKI is Program Assessment and Quality Improvement Committee. This is the requirement as per NBA. Every department should have, for every program they should have a PAKI team. After this is done, it was a check whether it will be possible to attain all the POs and PSOs with this curriculum. If yes, go ahead. Send it to the different bodies which you have identified for approval, get approved and implement. और यदि आपको ही लगता है कि नहीं यार ये छूट गया ना, ये जो NBA ने ये 10-12 POs दिया है, ये तो यहाँ पर कहीं पकड़ में नहीं आ रहा, 8 सेमेस्टर का हमने जो करिकुलम बनाया कहीं तो पकड़ में नहीं आ रहा ये, तो व्हाट विल यू डू? अगेन रिव्यू। इज दैट क्लियर? सो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। नाउ द अदर प्रोसेस, हाउ विल यू डिजाइन इट? नाउ हाउ विल इट वर्क? ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये द सेकेंड बॉक्स, सेकेंड दिस वन करिकुलम डिजाइन प्रोसेस लिखा है। कैन यू सी द सेकेंड वन? नाउ दैट बॉक्स करिकुलम डिजाइन प्रोसेस is detailed like this now. Take the inputs of POs, PSOs, program outcomes and the guidelines suggested by AICT, NEP, all that. As I told just now, I first identify the curricular components and the credit distribution to each component as per AICT guidelines. Then हम लोग ने कर चुके हैं अभी, we have already discussed. Then identify the courses for all these curricular components. And how will you identify? Take inputs from external stakeholders, internal stakeholders. You refer to the curriculum of other institutes, good institutes, top institutes. Make your own idea and then identify the courses. Once you identify the list of random courses, you sequence them properly in the order of prerequisites.
सबसे बेसिक वाला कौन सा है वो पहले सेमेस्टर में पढ़ाना चाहिए, उसके बाद वाला कौन सा है नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाना चाहिए. जस्ट सीक्वेंस देम एंड आफ्टर यू सीक्वेंस देन असाइन योर कोर्स टाइटल एंड ऑल दैट जो भी है. Identify one person or assign one person who will be the course coordinator for that course. He will be the owner of that course. अब उसके बाद फिर that owner takes the responsibility of defining the course outcomes for that course. और एक बार course outcomes बन गए तो to fulfill those course outcomes, what should be the syllabus of that course? Design the syllabus. Is that clear, friends? This is that particular process of curriculum design. This is called as outcome based curriculum design, right? Then next is prepare the course articulation matrix and program articulation matrix. I hope you all must be knowing program out ये matrices आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? Course program articulation matrix means all the courses versus all the POs and PSOs. Suppose you take the name of any one course, say fundamentals of physics. So this fundamental of physics as a course, it is contributing to which program outcome and to what range. NBA has given 3 grades, 1, 2, 3. If you write 3, इसका मतलब strongly contributing, 2 moderately contributing, 1 weakly contributing, 0 not contributing at all. उसके हिसाब से आपको ये दिखाना, आइडेंटिफाई करना पड़ता है. ये पूरा बना लेने के बाद आप ही आपके इस टेबल को देखो और अंदाज लगाओ कि कैसा करिकुलम है आपका, ठीक ठाक है क्या, ये सब सेटिस्फैक्टरी एड्रेस हो रहे क्या, नहीं हो रहे, गो बैक टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगेन. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज कोर्स आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स. वो थोड़ा डिटेल है. कैसा डिटेल है? अभी प्रोग्राम आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स में हमने क्या किया था? व्हाट वाज इन द कॉलम्स? प्रोग्राम आउटकम, PO1, PO2, PO3, PO4, PO12, PSO1, PSO2. एंड व्हाट वर द रोज? नेम्स ऑफ द कोर्सेज. नाम सिर्फ थे कोर्सेज के, केवल नाम थे 8वें सेमेस्टर के. ये था प्रोग्राम आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स. कोर्स आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स क्या होगा? यहाँ की कोर्सेज के नाम नहीं होने चाहिए. इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ द कोर्स यू हैव टू राइट course outcomes of that course. Getting me? All the course outcomes of that course should be present here. So that is slightly in detail, right? भले मैंने आपको पहले प्रोग्राम आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स के बारे में बताया, बाद में कोर्स आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स के बारे में, लेकिन इसको बनाते वक्त फर्स्ट यू हैव टू मेक कोर्स आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स एंड बेस्ड ऑन विच वहां पर सबके एवरेज लेके ऑटोमेटिकली यू कैन मेक द कोर्स प्रोग्राम आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स. ठीक है? नाउ लेट्स सी गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग द कोर्स आउटकम्स. व्हाट शुड बी द कोर्स आउटकम्स? सो कोर्स आउटकम्स शुड बी द स्टेटमेंट्स defining what the student is expected to know and will be able to do upon completion of the course. There should be minimum 4 to 6 course outcomes for every course, depending upon the credits allotted. Every course outcome should address some content of the syllabus, should be measurable, it should start with an action verb. मालूम है ना आपको? Every course outcome should start with an action verb. Some people, they are tempted to write course outcomes starting from understand. Students will be able to understand C programming. चालेल का सर? नाही चालणार. अंडरस्टँड करून काय करायचं? तू अंडरस्टँड कर बाबा, तुझ्याजवळ ठेव. आम्हाला हे सांग तू काय करू शकते. आफ्टर यू अंडरस्टँड C programming, what you shall be able to do. Whether you shall be able to write C program for some given problem statement. If yes, that is your course outcome statement, right? So this is about course outcomes. They should start with an action verb. And while framing the course outcome statement, the learning level as per the Bloom's taxonomy should be taken into consideration.
Do you know what is Bloom's taxonomy, all of you? See, that is the blue. There are different levels of Bloom's taxonomy. 6 levels they have. The basic one is remember. Slightly higher level is understand. Next is apply, analyze, evaluate, and create. Do we do takadi? नहीं, चाह नहीं. List this, something which he can remember, so they come in remember. Understand, explain something, discuss something, apply. Of course, so many things come in apply. Many things they come in apply. Analyze, compare, distinguish, where he is required to take two things together and then 1:1 he is required to compare, analyze. उसको ज़्यादा बड़ी process लगती है, that is analysis. For analysis may be a mathematical analysis as well as qualitative analysis, both. So from all the theory subjects, only up to these 4 levels can be assessed. The next 2 levels, they require activity. Activity in the form of project work, or in some examples, your laboratory experiments. Some of the laboratory, if they are activity based, they will also come into this level. Now this was all about the outcome based curriculum design. Now moving towards, हमने curriculum तो बना लिया, अब curriculum बना के खुश हो गए और हो गया हमारा आउट भी हो गया, ऐसा नहीं होता. Only one step we have completed. Now the second step is outcome based content delivery. पढ़ाना कैसा है, right? So focus should be on the attainment of learning outcomes. Interactive teaching, as I said, that is very important in the class. Interactive teaching के वक्त लेकिन one care should be taken कि बहुत सारे बच्चे आपको जवाब नहीं देंगे, बहुत सारे बच्चे आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जैसे हम करते हैं. मैं भी वहाँ बैठ जाऊँ तो आई वुड नॉट लाइक टू रिस्पॉन्ड मच, इट्स नेचुरल. तो बच्चे भी वैसे करते हैं, उसमें हमको नाराज नहीं होना है. मैनी स्टूडेंट्स विल आंसर रॉन्ग, ओके. यदि वो गलत है और आप उसको डांट रहे, भी आप किस लिए फिर? यू आर देयर टू करेक्ट हिम, नो, और हिम और हर. यू आर नॉट देयर टू स्कूल. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मानो बहुत पुराना एग्जाम्पल है, ये करीब 1994 या 3 या 4 का था. मैं एक दूसरे कॉलेज में आई वेंट एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर और प्रैक्टिकल लैब करने. तो वहाँ पर जो मेरे साथ वहाँ के इंटरनल थे, कोई एग्जाम नहीं था, मैं ही ले रहा था वाइवा, तो बैठे थे. तो एक कोई स्टूडेंट आया और डिफ़िकल्टी लेके आया, बेचारा अच्छा बच्चा था, डिफ़िकल्टी लेके आया. सरांनी पाहिलं असं त्याच्या आधीचे पानं पलटले असे. हे असं का लिहिलं सर? मिस हो गया. ओके. ये पेज खाली क्यों है सर? आई वॉज एब्सेंट. ये समझा क्या? हाँ सर समझ गया, थोड़ा थोड़ा समझ गया. मैं उसके ऊपर लेके उसको झापना चालू कर दिया. ये नहीं समझा तो ये कैसे समझेगा? फर्स्ट यू डू दिस एंड देन कम टू मी. ये सर करके चला गया. डू यू फील दैट ही विल कम अगेन? He will come again. What is the job of a teacher? Job of a teacher is hand holding. एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है. I did my M.Tech in VNIT. We had a professor named as Professor Y.G. Paithankar. Professor Y.G. Paithankar. He is no more now. उनका एक किताब भी है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के ऊपर, which is published by an international publisher. Senior man, काफ़ी एजेड भी थे वो, हमको M.Tech में पढ़ाया था उन्होंने. So when he was teaching power system protection,
तो बड़े कूलली बात करते थे, समझ गया, समझ लो। तो उन्होंने एक को पूछा, समझ गया, नो सर, नो ये समझ गया, हाँ सर, तो ये क्या है, नहीं बता पाया, फिर से पूछा, तो ये समझ गया, नो सर, ये नो, तो कल जो डिस्कस किया था वो नो सर, ओके नो। ऐसा कर करके he came down to Ohm's law at MTech level. No, no problem. Do you know Ohm's law? Yes, sir. What is Ohm's law? V is equal to I into R. नहीं, don't tell me the formula. What is Ohm's law? वहां से उसको उठाकर वहां तक MTech तक ले गए. We all were observing the beauty of his teaching. We were observing, ये है बड़ा आदमी. हमको ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टूडेंट किसी गड्ढे में गिर गया है और ये प्रोफेसर बाहर रह के जंप मार जंप मार, मैं नीचे नहीं आऊंगा लेकिन तू जंप मार. वो आदमी खुद नीचे उतरा, उसका हाथ पकड़ा और उसको ऊपर उठा के ले जाया. दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए टीचर. तो आवर करिकुलम डिलीवरी शुड बी लाइक दैट. सो इंटरैक्टिव टीचिंग, एक्सपीरियंशियल टीचिंग बहुत जरूरी है. नाउ माई डॉटर इज इन फर्स्ट ईयर, younger daughter. In one subject she is learning LEC in first year, linear integrated circuits. Already learned digital circuits, now learning linear integrated circuits in first year, second semester. first semester में digital circuit हो गया. linear integrated circuits में उनको assignment क्या दिया मानो, ये IC यूज करके सर्किट्स बनाओ. कभी ब्रेडबोर्ड नहीं देखा था, कभी कुछ नहीं देखा था, किसी ने ढूंढ रहे, लेके आए. एंड ऑल द स्टूडेंट्स, 2-3 लोग का ग्रुप बनाया, सबने बनाया. अब उनको पता है कि कौन सी आईसी किस लिए है, व्हाट इज द ब्रेडबोर्ड फॉर, हाउ टू मेक कनेक्शन, हाउ टू टेस्ट दैम. और यदि वो सर्किट काम नहीं करती तो किस वजह से काम नहीं कर रही है, दे आर अवेयर. मजा आ रहा है उनको. दैट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. But the teacher who is conducting that subject, I will not share the name, so nice teacher she is, उन्होंने बिल्कुल डांटा नहीं. उनका कहना है नहीं समझा तो मेरे साथ आके बैठो ना, I will tell you. बच्चे जाते नहीं, वो बात अलग है. Come and sit with me, I will tell you. And the students are now so, they are so happy with that subject. आप imagine कीजिए, how many of you have learned LEC, linear integrated circuit, op-amp? हाँ, आपने पढ़ा है ना, op-amps पढ़ा है. Is it so easy to understand in the class only theoretically? It's not easy. Until and unless you do something, no, like this, it's not easy. वैसे डिजिटल सर्किट जिन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने डिजिटल आईसी उसके भी सर्किट बनाने के लिए बोले थे बच्चों को, कि 2-3 लोग के ग्रुप बना के, और उनको छोड़ नहीं दिया उनके भरोसे पे. कम टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू. कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है तुमको, भले ही टीचर को पूरा नहीं आता होगा, लेकिन इन डिस्कशन that positive attitude was there from the teacher's side. That is called as experiential learning. इसका फायदा क्या हुआ, 2 एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं मैं. एक एग्जाम्पल where there was no LEC circuits only, there was no experiential learning. फर्स्ट केस experiential learning है, सेकंड केस में नहीं है. दोनों केस में बच्चों के पास they have passed the subject with good grade, AA. इधर का भी ए, उधर का भी ए, इसको भी मिला ए, इसको भी. ये टीचर ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग लिया था, इस टीचर ने नहीं लिया. दोनों के क्लास के बच्चों को ए ग्रेड मिला, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, हु विल बी मोर सेलेबल, ही विल बी मोर. आउटकम ज्यादा अटेन कहां हुआ, ही विल बी एबल टू डू समथिंग. दैट इज कॉल्ड एज आउटकम बेस्ड कंटेंट डिलीवरी. Is that clear, friends? It's not only project, it can be so many things. It can be writing a proper report, it can be making a proper presentation, it can be discussing on a problem. आप एक टॉपिक दे दो, चलो तुम 3 लोग मिलके डिस्कस करो क्लास में, आ जाओ, पढ़ो जो पढ़ना है. I'll give you 3 days time or 4 days time. पढ़ो आप लोग, कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे शाम को आके पूछा करो, रोज चलेगा. But on this day you have to come and discuss in the class, on the stage. बहुत डरते डरते आएंगे,
लेकिन उनका वो सेशन होने के बाद यू लुक इन टू देयर आईज, व्हाट कॉन्फिडेंस विल फाइंड इन देयर आईज, अरे क्या कॉन्फिडेंस, तो मैडम अगली बार कब आऊँ, विच टॉपिक यू आर गोइंग टू गिव नाउ. That is, that type of teaching learning process is expected. Group presentation, that's what I was saying. Continuous hand holding by the teacher, as I gave you the example of Professor Paithankar, hand holding to the student is very important. Check for effectivity of the process intermittent, ये आप खुद ही चेक करो, ये आपका जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो कैसा लग रहा है आपको. बीच बीच में यू कैन टेक द फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑल्सो. मैं मेरे क्लास के बच्चों को after 1 week or after 1 month, I ask 1 week almost, I ask them, are you comfortable with the way I am teaching, friends? Are you comfortable? Do you feel that I should change my way of explanation to you? Be comfortable. कुछ change करूँ क्या? Should I use mixed language? Am I very fast? Am I very slow? Please create a such type of feeling of trust in you, right? That will sharpen your delivery method. Implement Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy is very important as far as your question paper setting is concerned. आपके क्वेश्चन पेपर्स कैसे सेट होनी चाहिए, कैसे सेट होना चाहिए, वो बात अलग है कि हर क्वेश्चन के सामने हम लर्निंग लेवल लिखते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल नंबर 1 2, कोर्स आउटकम लिखते हैं, वो तो मैंने बोला नहीं, वो तो सभी करते हैं. This question is based on this course outcome, this question is based on this course outcome, लिखते ना, लर्निंग लेवल भी लिख देते हैं वहाँ पे. लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर कैसे होना चाहिए, योर क्वेश्चन पेपर सॉल्वेबल होना चाहिए बाय पुअर स्टूडेंट्स, मॉडरेट स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम द फास्ट लर्निंग स्टूडेंट्स ऑल्सो, और साथ ही साथ डिफ्रेंशिएट भी करते आना चाहिए सभी लेवल्स में. ऐसा आपका क्वेश्चन पेपर बनता है. जो करीब 10% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए विच आर वेरी डिफिकल्ट, 10-15% क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट. ओनली फास्ट लर्नर्स विल बी एबल टू अटेम्प्ट टू देम. मेजॉरिटी क्वेश्चंस अराउंड 50 to 60% क्वेश्चंस कैसे होना चाहिए, एवरेज स्टूडेंट्स. और सिंपल क्वेश्चंस लर्निंग लेवल नंबर 1 20-30% 30% क्वेश्चन वैसे, so that all are able to cope up with the question paper and you are also able to distinguish कि हा बेस्ट मुलगा आहे, नंबर 1 हे एवरेज आहे, हे ढ आहे. Is that clear? That is outcome based education. Make required changes in the delivery method as and when required. Give the students chance to improve their performance. बहुत जरूरी है. अभी हम लोगों ने improvement test लिया, आप लोग भी लेते होंगे. For the first time we conduct test 1 test 2 also. फर्स्ट ईयर में हमने पहली बार हमने देखा कि टेस्ट 1 के रिजल्ट्स बहुत पुअर आए बच्चों के इन जनरल, पता नहीं क्या हो गया. तो फर्स्ट ईयर तो हमारे कॉलेज में फर्स्ट टाइम, इसके पहले कभी नहीं हुआ, वी हैव कंडक्टेड इम्प्रूवमेंट टेस्ट 1. इट्स नॉट एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, वो तो करती है हम लोग मेकअप एग्जाम. टेस्ट 1 भी इम्प्रूवमेंट टेस्ट हमने दिया, बच्चों को बताया सबको फिर से देना है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर कंडक्टिंग. इसके बाद ऐसी बातें फिर से नहीं होगी. Give them a chance, and regular follow-up with the students is very important. This is about the content delivery. So, and what the last line, this is what I always enjoy. The class environment should be. सबसे पहले मैंने दोनों sentences ऐसे आगे पीछे words उल्टे हो गए मेरे. First it should be happy. The class environment should be happy. You be happy, it makes students happy. क्यों डांट फाट कर रहे हो किसी को? आप भी खुश रहो, बच्चों को भी खुश करो, सब दौड़ते हुए आएंगे आपके क्लास में. So the environment should be happy, healthy. Healthy means you have to inspire students to ask their doubts, motivate them. At the same time, उनका आप self respect hurt मत करो. Don't do that. That is called as healthy environment and positive teaching learning. So friends, design went in this direction. हम लोग का डिलीवरी भी हो गया. अब आते हैं हम लोग आउटकम बेस्ड असेसमेंट. ठीक है, तो असेसमेंट कैसे चलेगा, ऐसे ही डायरेक्शन में चलेगा क्या? नहीं, वो चलेगा ऐसे डायरेक्शन में. इज दैट ओके?
तो अर्लियर बिफोर 2015 हम लोग को पीओ भी असेस करना पड़ता था, बट आफ्टर 2015 एनबीए चेंज देयर मेथड एंड ओनली अप टू दिस वी हैव टू असेस. Let's go now. Assessment. You tell me my stopwatch has stopped working. तो आप मुझे बताइए जब आपका समय हो जाता है. हो गया समय? Great. Assessment. So assessment of attainment of course outcomes. So this is the flow chart. Course outcomes are assessed as per the assessment pattern which we have defined and informed to the students in the beginning of the class. हम लोग पहले ही क्लास में बच्चों को बताना पड़ता है कि this is how we are going to assess. आप लोग को ये देने वाले हैं. That should be informed to the students in advance. Attainment calculate करो. You have to decide the targets also, and based on the target and the actual value, see what is the gap, and if there is any gap, you take some extra efforts to close that gap. And this the attainment is calculated. This is the example of course articulation matrix which I discussed with you just now, some time before. It is mapped with program outcomes and course outcomes. Assessment. Now friends, here यहाँ पर देखिए आप, while this mapping, it is mapped in integers 1, 2, 3. 3 means strongest contribution, 1 means weak contribution, and 2 means moderate contribution. NBA expects you to justify कि आपने 2 कैसा डिसाइड किया, 3 कैसा डिसाइड किया और 1 कैसे डिसाइड किया. And this has to be justified by individual teachers, not HOD. जिसका सब्जेक्ट है उसी को जस्टिफाई करना पड़ता है कि 1 कैसे दिया, 2 कैसे दिया, 3 कैसे दिया, what philosophy was thought of. And it's better such philosophies are decided at department level, a common philosophy. The mapping between COs and POs or the PSOs may be based on following considerations. First is essence, means what is the gist of that program outcome statement. Number of hours per week, ये जैसे for example पहला वाला CO1 मैंने वहाँ 1 ही लिखा है, 3 भी लिख सकता था, लेकिन 1 इसलिए लिखा होगा because the number of hours required to take up this topic must be 1 or 2. 2 घंटे में हो जाता होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा. लेकिन यदि वही कोर्स आउटकम क्लास में कवर करने के लिए if I required more time, so that can be one logic to assign a higher figure over there. So that's what I have written here. Hours per week, the number of teaching or interaction hours required to cover that part of the syllabus which addresses that CO can also be a criteria to assign the values in numbers. Learning level, another criteria. So accordingly we have to give 3, 2 and 1. Similarly is the case for program articulation matrix also. This was my logic. Program articulation matrix means program outcomes and the courses here. What I said, अब देखिए आप एक कोई भी कोर्स का नाम ले लीजिए, आप कोई भी कोर्स का नाम ले लीजिए आप, से केमिस्ट्री, ठीक है, ऑन इन 1 रो केमिस्ट्री, और यहाँ पे सब PO1, PO2, PO3, PO4 है. इमेजिन करें कि केमिस्ट्री इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू PO2, PO3 एंड PO1 तीनों को. अब उसमें नंबर्स क्या देना चाहिए, 1, 2, 3. गेटिंग मी? फॉर दैट यू हैव टू मेक सम लॉजिक, सम जस्टिफाइंग लॉजिक. दिस वाज माय लॉजिक. 3, if minimum 2 number of COs of that chemistry subject contribute substantially to this program, then I will assign 3, means a strong correlation. If at least 1 CO of that subject contributes strongly and a minimum 2 COs or a minimum 2 COs contribute moderately, then 2. If none of the 2 requirements are satisfied, मतलब weakly contributing कुछ होगा, तो 1. So accordingly you have to make your own logic for deciding this value. Friends, ये तो आपने कोरिलेशन मैट्रिक्स बना लिया. और एक एनबीए का आपके किस किस के कॉलेजेस में एनबीए हो चुका है?
आप क्या हो चुका है ना एनबीए, हाँ आप लोग में हो चुका है ना एनबीए. एनबीए एक्सपर्ट्स इंसिस्ट ऑन, आई हैव आल्सो बीन द एनबीए एक्सपर्ट टू सम कॉलेजेस. एनबीए एक्सपर्ट्स इंसिस्ट ऑन हाऊ यू डिसाइड द टार्गेट फॉर डिफरंट आउटकम. टार्गेट कसा डिसाइड केला. सपोज सरांचा कोर्स आउट, सरांच्या सब्जेक्टचा कोर्स आउटकम नंबर 1. सर सेज दैट my target for course outcome number 1 is 60%. What is the meaning of that? CO1 the target 60%. What is the meaning of that? The meaning is that at least 60% students of the class will be able to attain this course outcome satisfactorily. तो that's our. फिर भी आपने 60% ही क्यों लिया, 70% क्यों नहीं लिया, 40% क्यों नहीं लिया? You have to develop a logic for that. So, did you understand me? Did you understand me? So, logic has to be framed for that. Such things should be done at department level. Considerations for setting of course outcome targets. It is decided in terms of expected number of students in percentage getting equal or more than the satisfaction level marks for each tool. The courses with theoretical concepts can have higher targets. जैसे कोई मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है या theoretical सब्जेक्ट है, then you can have higher target. 80% target can be there. But suppose the some subject is design oriented subject, difficult subject, you can have a lower level, lower target. Every courses will have different targets. Every course outcome can also have different targets. Right friends? We should be able to justify that. For new courses, the initial target may be set at 60%. The revision of course outcome target is based on the history of actual attainment over past 3 years. Wherever the actual attainment is continuously rising in previous years, हर बार आपका attained ही आ रहा है, you are expected to now rise the target. Wherever the actual attainment is less than the target level, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जैसे सपोज आपके पिछले 3 साल से हर बार टारगेट अचीव हो रहा है, ऑल अटेंड, आई एम हैप्पी. मेरा एक सब्जेक्ट है, 6 कोर्स आउटकम्स है, अटेंड. अगले साल भी अटेंड, पिछले 3 साल अटेंड, खुश. लेकिन मैंने खुश होना चाहिए क्या? बहुत जम के डांट पड़ेगी. 3 साल से आपका अटेंड हो रहा है, तो व्हाट आई शुड डू? आई शुड नाउ रेज माई टारगेट. क्लियर? उसी तरह से मेरा सपोज 2 साल से टारगेट अटेन ही नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलिए, थक गए सब लोग. हाँ, टारगेट कम नहीं, मैं जानता था यही आंसर आएगा. टारगेट कम नहीं करना चाहिए. यू शुड मेक सम करेक्टिव एक्शंस नाउ. या व्हाई द टारगेट इज नॉट गेटिंग अटेन्ड? What corrective action is required? That corrective action should be taken. Therefore, while raising the target, you have to be very careful. हर बैच आपको अच्छी नहीं मिलेगी. So, friends, so this is the same what we discussed just now. Considerations for setting the POs and PSO targets. With the revision in curriculum, the initial target may be considered as 75% for every POs and PSOs. Rubrics. What is rubrics? What is rubrics? इस क्लास का रूब्रिक बना सकते हैं क्या अपन? देखो, आपने कोई एग्जाम तो दिया नहीं, मैंने कुछ पेपर भी निकाला नहीं, कुछ चेक में न्यूमेरिकली तो कुछ कर नहीं सकता. रूब्रिक बनाना हो तो कैसे बनाओ? Evaluation parameters. Okay. Certain things which cannot be measured directly, they're activity based, so they are analyzed with the help of rubrics, right? So rubrics is a scoring tool that identifies the various criteria of learning outcome relevant to an assignment. Can be used to assess almost any type of work of the student, but rubrics have to be pre-informed to the student.
your rubrics can be formed for the project work, rubrics can be formed for all the laboratory courses. Is it clear? I have brought some examples for you. Please see. Please see this. This is for a laboratory course named as microcontroller. Rubric 1, rubric 2, rubric 3. The parameters, madam, you are saying about parameter. These are the 3 parameters of this subject. Logic development, program writing, program execution, regularity and punctuality. 3 aspects. Logic development, program writing. First rubric was unable to implement the program logic. So that comes under rubric 1. Unable to implement program logic but can write the code with proper syntax. Or third, is able to write the program logic also correctly and write the code also correctly. ये 3 केसेस हो सकते हैं ना, तो यहाँ पर मार्क्स उसको मिलेंगे 30 to 50%, 50 to 75% and 75% and above. When you design it like this and paste it in the beginning, give it to the students. ये आपकी लैब है तो लैब में पेस्ट करके रखो. That is called as rubric. Every laboratory subject should have a rubric. Project work should also have a rubric. Second rubric is another laboratory course which is named as E-circuit design and testing. Parameters are selection of component, tools or programming language for the given project work. Second is quality of circuit or the program code which is developed by the student. Third parameter is testing, and the fourth parameter is synthesis of the circuit or the program, and fifth parameter is result summarization and report writing. अब हर एक में 3 rubrics बनाया हमने, एक बहुत अच्छा मॉडरेट और ये. अब केवल वहां पर बहुत अच्छा मॉडरेट और पुअर लिखने के बजाय व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मॉडरेट, बहुत अच्छा एंड पुअर, दैट हैज टू बी डिफाइंड इन वर्ड ताकि बच्चों को समझ में आए. दैट इज कॉल्ड एज rubric. You can see one more rubric. This rubric is for the project work. We have final year project work. नंतर लिहा ते फीडबॅक नंतर लिहा, फीडबॅक बाद में लिखिए प्लीज. हाँ, हे म्हणू शकता क्लासमध्ये. हा, दिस इज नॉट एरोगेंट. ये बोल सकते बच्चों को. जो मैंने आपको बोला ना, जो काम बाद में करो, घर में करो, वो बोल सकते हैं. उसमें बुरा कुछ नहीं है. दैट इज हैप्पी ओनली, हैप्पी एंड हेल्दी ओनली. So these are rubrics for the project work. So we have discussed on our overall theme of outcome based education, outcome based curriculum design, outcome based content delivery and outcome based assessment. Now coming to the second part of outcome based education. ये तो ऊपर का हो गया. Now second is gap analysis and corrective action and continuous improvement. Every course coordinator calculates the attainment of course outcomes and the results of the attainment are discussed in this meeting, and in case if it is less than the target level, then the course coordinator is advised to identify the reasons for not attaining. Minutes are recorded, and similarly in case the attainment for any particular PO is not satisfactory, the courses having lower contribution जिसकी वजह से वो PO का attainment नहीं हो पाया, that is identified and corrective actions are suggested. The various measures such as curriculum update, हो सकता है curriculum में problem हो, changes in content delivery method, additional tutoring, difficulty solving sessions may be required for corrective measures. After the 8th semester examination, the attainment of POs and PSOs are calculated for the graduating batch by direct method as well as indirect method. Indirect method में placement statistics, program exit survey. What is program exit survey? It is the perception of the student himself. उसको क्या लगता है कि उसको क्या आता है.
सब दुनिया उसके बारे में बताई जा रही है कि इसको ये आता है, ये नहीं आता, ये आता है, उसको क्या लगता है वो भी तो पूछो. That is program exit survey, the student's own perception about what he knows and what he can do. If the PO meets the attainable target level consistently for 3 batches, then the target should be raised up. This is, thank you so much. Okay, any difficulty, anything you would like to discuss? I am open, please. Any questions? Okay, sir. Hello. Yeah. So good evening. Good evening. Suppose we set a target for particular course in first year as 60%. How you improve that target in next year? I am not saying improving the target. Target can be raised. Target Raised, cannot yeah. be improved. Yes. So targets are raised depending upon the last 2-3 years history. Yes. If consistently 2 साल आपका target attain हो रहा है, तो तीसरे साल it is expected that you will raise the target. Yes. Is So that clear? what percent we can? That you have to decide. मैंने जैसे भी कहा, बहुत ज़्यादा raise मत करिए. Yes. क्योंकि नेक्स्ट बैच आपको अच्छी नहीं मिली, तो आप टारगेट को नीचे लेकर नहीं जा सकते. कैन नॉट से ये बैच ही खराब थी सर, इसलिए मैंने वो 60 का 65 70 कर दिया था, मुझे वापस 60 करना पड़ा. डोंट डू दैट. तो राइट, Thank you you. should show the improvement also. At the same time, the system should be stable also. Thank you, sir. हम जब अलाइनमेंट करते हैं तो उस समय कुछ एवरेज वैल्यू निकलती है, तो वो कुछ स्टैंडर्ड हमको एक है या फिर कुछ नहीं, हमको? देखिए आप COs और POs के अलाइनमेंट की बात करें ना, दैट वी आर कॉल्ड टॉकिंग ऑफ फोर्स आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स, राइट? सो इन फोर्स आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स यू हैव टू असाइन द नंबर्स 1 2 3. ठीक है. अब मान लीजिए टेक एनी सब्जेक्ट यू लाइक, दैट सब्जेक्ट हैज सपोज 6 कोर्स आउटकम, एंड ऑल दो 6 में से सपोज 4 कोर्स आउटकम जो है ना वो PO2 को कंट्रीब्यूट करते हैं. कुछ कंट्रीब्यूट, किसी का कंट्रीब्यूशन 3 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है ना, ऐसे अलग अलग है. सो एज ए कोर्स व्हेन दिस विल बी काउंटेड, ये तो अलग अलग आउटकम्स हो गए, CO1 CO2 CO3 CO4. सब्जेक्ट का नाम लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट का नाम, मशीन 1 के ये 4 कोर्स आउटकम्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोग्राम आउटकम नंबर 2 with different values. So my question is, what will be the contribution of machines 1 as a subject to this PO2? तो कैसे करेंगे आप? इन सबका एवरेज निकाल के वो उसको set करेंगे. वो एवरेज सर कुछ स्टैंडर्ड होता है क्या? नहीं एवरेज ऐसा मतलब स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं किया है, इतना ही स्टैंडर्ड आना चाहिए? नहीं. सपोज से इफ ऑल द 4 कोर्स आउटकम्स सबका वैल्यू 3333 है. Machines 1, all of you, his subject is electrical machines, ठीक है. He has 6 course outcomes, उसमें से 4 course outcomes they are contributing very strongly to program outcome number 2. मतलब चारों की वैल्यू 33333 है, ठीक है. This was about course articulation matrix. अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया आपका कोर्स आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स है, तो मुझे मोटा मोटी बता दीजिए कि दिस सब्जेक्ट एज ए होल इसका कंट्रीब्यूशन टू दिस प्रोग्राम आउटकम नंबर 2 कैसा है. आपने तो इंडिविजुअल कोर्स आउटकम्स के बारे में बताया, अब मुझे कोर्स आउटकम्स के बारे में मत बताइए, सब्जेक्ट एज ए होल बताइए. तो कितना होगा? चारों के चारों 6 3 3 3 3 है, तो ये भी 3 ही रहेगा. गेटिंग मी? लेकिन कोई 3 2 1 ऐसे है अलग अलग. व्हाट विल यू डू? ऑब्वियसली यू हैव टू टेक एवरेज. जो नेचुरल एवरेज आएगा वो रहेगा. इज इट क्लियर? और यदि व्हेन यू फिल द फॉर्म नो SAR ऑन MBA वेबसाइट, यू हैव टू फिल ऑनलाइन, तो आपको सिर्फ वैल्यूज डालना पड़ता है, आपको एवरेज निकालना नहीं पड़ता, खुद ही एवरेज निकालता है.
Any other question? I think, sir, we are done with the questions. Thank you, sir, for such an informative and engaging lecture. Now, I request Professor Ritesh Banpurkar, Dean IQSC, to felicitate our today's expert, Dr. Sanjay Bodke. Thank you, sir. This brings us to the close of today's session. Thank you for your active participation and interest. We'll continue tomorrow with more valuable discussion. Thank you and have a wonderful evening ahead.